नमस्कार, आईएसडी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। तो आज बात करेंगे कुछ 5 प्रमुख खबरों को लेकर, जिसमें पहली खबर भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी से जुड़ी हुई है। भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी पर शुक्रवार को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति ने हमला कर दिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। रुश्दी अस्पताल में भर्ती है और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। इस बर्बर हमले से सभी स्तब्ध है। रुश्दी पर 15 बार चाकुओं से हमला हुआ। बता दें कि सलमान रुश्दी ने 1988 में द स्टेनिक वर्सेज नामक एक किताब लिखी थी, जिसके बाद 1989 में ईरान ने उनके खिलाफ मौत का फतवा जारी किया था। तभी से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। इस हमले के बाद न्यूयॉर्क पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। हमलावर की पहचान हादी मतार के रूप में हुई है, जो न्यू जर्सी का रहने वाला है। माना जाता है कि इस किताब में पैगंबर मोहम्मद और कुरान का अपमान किया गया था, जिसके बाद अयातुल्लाह खामनेई ने रुश्दी की मौत का आह्वान किया था। इसके अलावा उन्होंने लोगों की जानकारी देने को भी कहा था जो रुश्दी को मार सकते थे। रुश्दी पर हमला करने वाले की पहचान हादी मतार के रूप में हुई है। हालांकि ईरान ने आधिकारिक तौर पर हमले को लेकर कुछ नहीं कहा है। माना जा रहा है कि मतार ईरानी शासन और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रति सहानुभूति रखता है। भले ही ईरान आधिकारिक तौर पर इस मामले पर चुप हो, लेकिन सरकार के समर्थन इस हमले की सराहना कर रहे हैं। समर्थक कह रहे हैं कि खामनेई का फतवा 33 साल बाद काम कर रहा है। वहीं कुछ इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि रुश्दी के इस हमले में मौत हो जाएगी। कई चेतावनी दे रहे हैं कि इस्लामिक गणराज्य के दुश्मन इसी तरह का अंजाम भुगतेंगे। वहीं इस हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का एक पुराना बयान शेयर किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि रुश्दी के खिलाफ जारी फतवा बंदूक से निकली गोली की तरह है, जो बिना अपने टारगेट को हिट किए नहीं रुकेगी। ईरान के अखबार के हान, जिसके एडिटर इन चीफ की नियुक्ति ईरान के सुप्रीम लीडर करते हैं, उन्होंने लिखा, न्यूयॉर्क में शैतान सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले बहादुर और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को 1000 सलाम। अखबार ने लिखा, अल्लाह के दुश्मन की गर्दन काटने वाले शख्स का हाथ चूमा जाना चाहिए। रुश्दी के खिलाफ 14 फरवरी 1989 को ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह रुहुल्लाह खोमेनी ने एक फतवा जारी किया था। खोमेनी ने रुश्दी के किताब द स्टेनिक वर्सेज के लिए उनकी हत्या का फतवा जारी किया था और आरोप लगाया कि लेखक ने अपनी किताब में इस्लाम का अपमान किया है। खोमेनी ने अपने फतवे में दुनिया भर के मुस्लिमों से किताब के लेखक और प्रकाशकों को जान से मारने की अपील की थी, ताकि भविष्य में कोई भी इस्लाम का अपमान करने की हिम्मत ना कर सके। आपको बता दें कि 1988 में लिखे अपने नॉवल द स्टेनिक वर्सेज के कारण सलमान रुश्दी विवादों में चल रहे थे, जिसके बाद से मुस्लिम कट्टरपंथी उनकी जान के पीछे पड़े हुए थे। उधर इस हमले को भयावह बताते हुए व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवान ने ट्वीट किया, हम सभी उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम अच्छे नागरिकों और उन लोगों के आभारी हैं कि उन्होंने इतनी तेजी से मदद की। उल्लेखनीय है कि यहाँ एक व्याख्यान के दौरान रुश्दी पर चाकू से हमला हुआ था। दुनिया के शीर्ष साहित्यिक पुरस्कारों के विजेता को पश्चिमी न्यूयॉर्क में चोटा उक्वा संस्थान में एक व्याख्यान देने से पहले मंच पर कम से कम 2 बार चाकू मारा गया था। न्यूयॉर्क पुलिस ने कहा, आज चोटा उक्वा में जो कुछ हुआ वह हमारे लगभग 150 वर्षों के इतिहास में किसी भी घटना के विपरीत एक घटना है। हम लोगों ने हमलावर की पहचान कर ली है। पुलिस ने कहा, हमारा काम अभी सलमान रुश्दी के परिवार के लिए एक संसाधन बने रहना है। हम इस हमले की वजह को जानने के लिए FBI के साथ काम कर रहे हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भेजे एक ईमेल में रुश्दी के बुक एजेंट एंड्रयू वाइली ने कहा, खबर अच्छी नहीं है। सलमान की एक आंख खोने की संभावना है। उनकी बांह की नसें कट गई थी और उनके लीवर में छुरा घोंपा गया है और वह काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके बाद से सलमान रुश्दी की हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई है। इस घटना के खिलाफ विभिन्न देशों में इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी के प्रति भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी चुप्पी साधे हुए हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मोदी जी तृप्तिकरण में किस कदर डूब चुके हैं। वहीं अगली खबर सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस यूयू ललित से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस यूयू ललित 27 अगस्त को शपथ लेंगे। जस्टिस यूयू ललित भारत के 49वें CJI होंगे। उनका कार्यकाल 3 महीने से भी कम का रहेगा। चीफ जस्टिस NV रमन्ना 26 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं।
अभी सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामला, हिजाब बैन के खिलाफ याचिका, मुफ्त सुविधाएं बांटने के खिलाफ याचिका, दोषी सांसदों को लाइफ टाइम बैन का मामला आदि मसले पेंडिंग है। ललित का कार्यकाल वैसे तो 3 महीने से भी कम है। ऐसे में इन मामलों में क्या प्रगति होती है यह देखना अहम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर को पेगासस जासूसी मामले में जांच के लिए तकनीकी समिति का गठन किया था। रिटायर्ड जस्टिस आर.बी. रविंद्रन कमेटी के कामकाज की निगरानी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी से पेगासस मामले में लगाए गए आरोपों की जाँच करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि हर नागरिक के निजता के अधिकार के उल्लंघन को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। इस मामले में आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश होगी। जस्टिस यूयू ललित के लिए आसान नहीं है आगे की डगर। नए सीजेआई यूयू ललित के सामने कई बड़े मुद्दे हैं जिन पर उन्हें फैसला लेना है। इसके अलावा अल्पसंख्यक हिंदू का मुद्दा भी है। याचिकाकर्ता अश्वनी उपाध्याय ने 1992 के अल्पसंख्यक आयोग कानून और 2014 के अल्पसंख्यक कानून शिक्षण संस्थान कानूनी की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। याचिका में गुहार लगाई गई है कि जिन 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है उन्हें राज्यवार स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए, जिससे उन्हें इसका लाभ मिले। फिलहाल इस मामले की सुनवाई जस्टिस ललित खुद कर रहे हैं। इसके अलावा हिजाब का मामला भी पेंडिंग है। हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि हिजाब मुस्लिम धर्म का अभिन्न प्रैक्टिस नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पहनकर स्कूल जाने की रोक के फैसले को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई है और कहा गया है कि हाई कोर्ट ने धार्मिक स्वतंत्रता की व्याख्या में गलती की है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इस मसले पर फैसला लेना है। इसके अलावा मुफ्त उपहार की बात करें तो अर्थव्यवस्था और लोगों के वेलफेयर के बीच बैलेंस देखना जरूरी है। मुफ्त सुविधाओं के मसले में 17 अगस्त को सुनवाई होनी है। इस मामले में चीफ जस्टिस ने एक्सपर्ट पैनल गठन करने के संकेत दिए हुए हैं। अब आगे की सुनवाई भी होनी है। ऐसे में देखना अहम होगा कि इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमन के कार्यकाल में पूरा हो पाता है या फिर यह मामला अगले चीफ जस्टिस के बेंच के सामने आएगा। सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट के मुताबिक अभी सुप्रीम कोर्ट में 71,000 केस पेंडिंग है। अगले चीफ जस्टिस ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी में कहा था कि अगर बच्चे स्कूल सुबह 7 बजे जा सकते हैं तो जज और वकील क्यों नहीं अपना काम 9 बजे शुरू कर सकते हैं। जस्टिस ललित की टिप्पणी को अहम माना जा रहा है और यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि केसों की पेंडिंग को कम करने के लिए और क्या क्या दूरगामी उपाय किए जाते हैं। अगली खबर बिहार से है। बिहार की राजनीति का मिजाज एक बार फिर से गर्म है। शनिवार की सुबह से चर्चा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका देने वाली है। यह झटका यूं तो सीधे तौर पर भाजपा को नहीं बल्कि उनके सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को लगने का दावा किया जा रहा है। लेकिन अगर यह बात सही साबित होती है तो लोकसभा में एनडीए की ताकत और कमजोर होगी। बिहार के राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की अगुवाई वाली रालोजपा टूटने वाली है। दरअसल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के गठन में जेडीयू के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा रोल रहा है। ललन सिंह ने लोक जनशक्ति पार्टी में बगावत को हवा देने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के रास्ते अलग हो गए थे। चिराग पासवान खुद को एनडीए से बाहर बताने लगे थे, जबकि पशुपति पारस केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बन गए थे। यह साफ है कि पशुपति पारस की पार्टी के सांसदों पर ललन सिंह का प्रभाव रहा है। रालोजपा के पास फिलहाल लोकसभा में 5 सांसद है। इनमें से एक केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस भी है। उनके भतीजे प्रिंस राज भी लोकसभा में है। रामविलास पासवान के निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के बाद पशुपति पारस की अगुवाई वाली रालोजपा के पास 5 जबकि चिराग पासवान की लोजपा के पास वह खुद ही इकलौते सांसद है। अब चर्चा है कि रालोजपा में एक बार फिर से टूट होने वाली है। चर्चा है कि पार्टी के 3 सांसद जेडीयू के दामन थाम सकते हैं। जेडीयू के भाजपा से अलग होने के बाद बिहार में राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। लोजपा की टूट के बाद बनी दोनों ही पार्टियां लोजपा और रालोजपा भाजपा के साथ मजबूती से खड़ी हो गई है। पशुपति पारस की नई पार्टी बनाने में जेडीयू की अहम भूमिका रही, लेकिन अब इन दोनों पार्टियों का रिश्ता खत्म हो गया है। अगर रालोजपा में टूट होती
होती है तो इसका असर लोकसभा में एनडीए का संख्या बल कम होने के तौर पर नजर आएगा। रालोसपा के पास फिलहाल 5 सांसद है। पार्टी में टूट के लिए कानूनी तौर पर कम से कम 4 सांसदों को अलग होना पड़ेगा। इससे कम सांसद टूटते हैं तो उनकी सांसद सदस्यता खतरा में पड़ सकती है। जाहिर है ऐसा रिस्क सांसद नहीं लेना चाहेंगे। एक और बात गौर करने लायक है कि रालोसपा के 5 सांसदों में से एक ही परिवार से जुड़े यानी चाचा भतीजा हैं। पशुपति पारस और प्रिंस राज के बीच टूट की संभावना कम है। अगली खबर चीन से जुड़ी हुई है। भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच दक्षिण कोरिया ने ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अमेरिकी थार्ड मिसाइल सिस्टम की तैनाती की है। इस क्रम में भारत ने भी पड़ोसी मुल्कों की किसी भी मिसाइल हमले से निपटने के लिए रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम की तैनाती की है। थार्ड मिसाइल सिस्टम की तैनाती के बाद चीन को मिर्ची लगी है। बता दें कि अमेरिकी थार्ड मिसाइल सिस्टम और रूसी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। दक्षिण कोरिया के इस कदम से चीन में क्यों खलबली है? चीन के पास इस थार्ड से निपटने के क्या सैन्य उपकरण हैं? इसके साथ यह भी जानेंगे कि इन थार्ड मिसाइल सिस्टम की क्या खासियत है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल के कार्यालय ने कहा कि हम अगस्त के अंत तक मिसाइल डिफेंस बेस को पूरी तरह से ऑपरेशनल कर देंगे। उधर चीन अपनी सुरक्षा का बहाना देते हुए कह रहा है कि चीन अमेरिका के टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस में लगे रडार का इस्तेमाल उसके देश को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। चीन के इस आपत्ति को दरकिनार करते हुए दक्षिण कोरिया ने अमेरिका से थार्ड मिसाइल सिस्टम की खरीद की और अब इसकी तैनाती की है। उधर चीन ने दक्षिण कोरिया को डराने के लिए सीमा पर बड़ी संख्या में भारी हथियारों की तैनाती भी की थी। अब वर्तमान राष्ट्रपति यून सुक योल ने वर्तमान थार्ड प्रणाली की तैनाती को पूरा करने और सियोल के करीब एक और इकाई स्थापित करने का ऐलान किया है। अमेरिका की थार्ड मिसाइल प्रणाली की बात करें तो यह मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को उनकी उड़ान के शुरुआती दौर में ही गिराने में सक्षम होती है। यह प्रणाली हिट टू किल तकनीक पर कार्य करती है। यह सामने आ रहे हथियार को रोकती नहीं बल्कि नष्ट कर देती है। यह 200 किलोमीटर की दूरी तक और 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार करने में सक्षम है। थार्ड डिफेंस प्रणाली के जरिए करीब 200 किलोमीटर की दूरी तक और 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी टारगेट को पलक झपकते ही खत्म किया जा सकता है। इस तकनीक में मौजूद मजबूत रडार सिस्टम आसपास की मिसाइल को उसकी लॉन्चिंग स्टेज में ही पकड़ लेता है और निशाने का शुरुआत में ही खात्मा कर देता है। थार्ड मिसाइल प्रणाली सिस्टम के एक बार में 8 एंटी मिसाइल दागी जा सकती है। अमेरिका के थार्ड मिसाइल सिस्टम को बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए बनाया गया है। इस सिस्टम को लॉकहीड मार्टिन ने 1987 में विकसित किया था। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान इराक के स्कड मिसाइल हमलों से सबक लेते हुए इस सिस्टम को बनाया गया था। इस सिस्टम में शामिल मिसाइलों में सिंगल स्टेज रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके उलट S-400 डिफेंस सिस्टम में मल्टीलेयर मिसाइलें शामिल होती है। यह सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को उनकी उड़ान के शुरुआती दौर में ही गिराने में सक्षम है। यह सिस्टम हिट टू किल तकनीक पर काम करता है, मतलब यह मिसाइलों को रोकने और भटकाने की जगह उन्हें बर्बाद कर देता है। चीनी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी और कोरिया गणराज्य के विदेश मंत्री पार्क जिन ने थार्ड पर अपनी अपनी स्थिति स्पष्ट की है। मंगलवार को चीनी बंदरगाह शहर किंगदाओ में चीन विदेश मंत्री वांग यी और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री पार्क जिन के बीच हुई बैठक के दौरान यह चर्चा एक प्रमुख विषय था। चीनी बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे की सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से लेने और इस मुद्दे को ठीक से संभालने का प्रयास करने की आवश्यकता को रेखांकित किया ताकि यह चीन रिपब्लिक ऑफ कोरिया संबंधों के लिए एक बाधा न बने। वही अगली खबर तालिबान से है। अफगानिस्तान में तालिबान को कब्जा जमाए 1 साल होने वाले हैं। इस दौरान तालिबान ने कब्जे के पहले किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति अफगान महिलाओं की है। न उन्हें शिक्षा मिल रही है और न ही स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार तो बिल्कुल भी नहीं। इस मांग को लेकर शनिवार को जब कुछ महिलाएं काबुल में विरोध प्रदर्शन करने जुटी तो तालिबान लड़ाकों ने हवाई फायरिंग कर उन्हें खदेड़ दिया। इस दौरान तालिबान ने इतनी गोलियां दागी जितनी तो प्रदर्शनकारियों की संख्या भी नहीं थी। तालिबान के राज में कई बार महिलाओं ने अपने हक को लेकर आवाज उठाई है, लेकिन हर बार तालिबान ने बंदूक के दम पर उन्हें खामोश कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को काबुल में करीब 400 अफगान महिलाओं ने शिक्षा मंत्रालय के सामने एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था। इस दौरान उन्होंने रोटी, काम और आज़ादी के नारे भी लगाए, लेकिन मंत्रालय का
एक भी अधिकारी उनकी मांग को सुनने के लिए बाहर नहीं आया। अधिकारियों की जगह तालिबान लड़ाके महिलाओं को खदेड़ने के लिए आ धमके। उन्होंने पहले प्रदर्शनकारियों से मंत्रालय के बाहर जारी प्रदर्शन को खत्म करने को कहा। जब महिलाओं ने इनकार कर दिया तब लड़ाकों ने हवा में जबरदस्त हवाई फायरिंग कर उन्हें खदेड़ दिया। तालिबान ने सत्ता पर काबिज होने के 1 साल बाद भी यह नहीं साफ किया है कि लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति दी जाएगी या नहीं। इतना ही नहीं, तालिबान ने महिलाओं को काम पर जाने से प्रतिबंध कर दिया है और ड्रेस कोड जारी किए हैं जिसमें उन्हें अपनी आंखों को छोड़कर अपने चेहरे को ढकने की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं, महिलाओं को अकेले अपने घर से 70 किलोमीटर से दूर जाने पर भी पाबंदी लगा दी है। तालिबान ने अपने शासन में महिलाओं के मंत्रालय को भी बंद कर दिया है। शुरुआत में तो इस मंत्रालय में सिर्फ पुरुष कर्मचारी को ही प्रवेश करने की अनुमति दी गई, बाद में पूरा मंत्रालय ही बंद कर दिया गया। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के पहले वादा किया था कि वह पहले से बदल गया है। उसने कहा था कि महिलाओं को व्यवसाय करने, नौकरी करने और पढ़ाई करने की पूरी छूट होगी। हालांकि इस्लामिक अमीरात सरकार अब अपने पुराने वादों से पीछे हटती दिखाई दे रही है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।